तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का जो खंड खा होता है। इस पूरे खंड खा को एक ही वीडियो में, ये हिंदी का एक महामैराथन क्लास होगा और आज के इस वीडियो में हम हिंदी में 50 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सही सुना आपने, पूरा खंड खा सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। ये जो 13 टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना भैया, ये 13 के 13 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। बस कॉपी में 2026 में जाकर छाप दो और ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, आप खुद ही देख लो। ये देखो, संस्कृत का गद्यांश मैंने लिया है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। देखो यहाँ पे मैंने संस्कृत का पद्यांश लिया है, कितनी बार आ चुका है। तो इन सबको आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आपके हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का खंड खा। तो आज हम खंड खा को पढ़ेंगे और 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। 2026 में 95% की गारंटी हम आपको 100 में 95 प्लस दिलवा कर रहेंगे, मेरा वादा है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को आप ही लोग बड़ा कर सकते हैं। बाकी आगे हम देख लेंगे, ठीक है। देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, पहले इसको जान लो भैया। 13 टॉपिक टोटल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत गद्यांश को, 7 नंबर का आता है। संस्कृत पद्यांश भी 7 नंबर का आता है, सबको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर, ठीक है। एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, फिर आते हैं अपने रस 2 नंबर, छंद 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर, पत्र लेखन हमारा 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। टोटल 50 नंबर आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने संस्कृत गद्यांश को। खंड खा की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारे संस्कृत का गद्यांश ही पूछा जाता है, पूरे के पूरे 7 नंबर का। इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो आपको यहाँ पे हिंदी का संस्कृत का एक गद्यांश दे दिया जाएगा किसी चैप्टर का, और ये कितनी बार आ चुका है आप खुद ही देख लो। 14, 16, 17, 18, 19, 23, तो 26 में भी आएगा, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करो। अब संदर्भ लिखना है भैया, तो संदर्भ में यहाँ पे केवल पाठ का नाम ही लिखना है, लेखक का नाम नहीं दिया रहता, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका मैं हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूं, उसके बाद में कैसे इसको कॉपी में लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा। देखो किस चैप्टर का है ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है। देखो ध्यान से, क्या है, हिंदी हिंदी संस्कृत संस्कृत आंग्ल भाषासु और अंग्रेजी भाषा पर अस्य इनका समान अधिकार आसीत था। मतलब इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। किनका? महामना मालवीय जी का। हिंदी हिंदी हिंदू हिंदू हिंदुस्तान 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 के मुत्थानाय यानी कि उन्नति के लिए अयम ये निरंतरम निरंतर प्रयत्नम करो, प्रयत्न करते रहे। मतलब हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा एवं शिक्षा द्वारा ही देशे देश समाजे समाज चा नवीना में नवीन प्रकाश, ठीक है, उदेत का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की। मतलब शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माण आए यानी कि इसके निर्माण के लिए अयम इन्होंने जनान लोगों से धन अयाचत मांगा। जनाश्च लोगों ने भी महत्यस्मिन इस महान यज्ञ में ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम प्रचुर मात्रा में धन को प्रायश्चन दिया। मतलब इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। तेन निर्मित अयम यानी कि इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों के दानशीलता श्री मालवीय और श्री मालवीय जी के यश, ठीक है, की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। मतलब इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति आज सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति
को अपि, यानी कि साधारण स्थिति का जना मनुष्य महतोत्साहेन महान उत्साह से, ठीक है, पौरुषेण बुद्धिमता से, चा असाधारण मनस्वितः मतलब बुद्धिमता से, पौरुषेण यानी कि पुरुषार्थ से, चा असाधारण मपि यानी कि असाधारण कार्य को भी कर्तुम करने में क्षमा सक्षम होता है। मतलब इन्होंने दिखा दिया कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। इत्य दर्शयत, ये दिखा दिया मनीष मूर्धन्य मालवीय यानी कि मालवीय जी ने, श्रेष्ठ मालवीय जी ने, ठीक है, ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। आगे देखो, एत दर्थ मेव, इसी कारण से जनास्त लोगों ने महामनः इत्युपाधिना, इनको महामना की उपाधि से, अभिधातु मारब्धवंता की उपाधि से पुकारना आरंभ किया, और इसी कारण से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। तो भैया हिंदी मीनिंग तो आपको आना चाहिए, अगर हिंदी मीनिंग नहीं आपको आएगा ना तो कैसे आप जाकर कॉपी में लिखोगे, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी इसको सॉल्व करना है ना तो पहले इसका फर्स्ट वर्ड हिंदी संस्कृताग्ल भाषासु डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट वर्ड है इसको लिख देना है। देखो ऐसे लिखना है, हिंदी संस्कृताग्ल भाषासु डॉट 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 अभिधातु मारब्धवंता, ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बेटा आपने यही किया है। अब संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है तो पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ, ठीक है, 2 नंबर इसके लिए मिलते हैं और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। देखो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। देखो इसमें संदर्भ सेम ही रहता है, अगर आपको सुभाषित आपको लिखना है संस्कृत भाषा या महत्वम का ना तो आप लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, बस ऐसे संदर्भ लिख दोगे 2 नंबर कंप्लीट। इसमें सिर्फ पाठ का नाम ही लिखना होता है। अनुवाद लिखेंगे, अब हम लोग अनुवाद आपको वही लिखना जो मैंने बताया हिंदी में। देखो क्या बताया मैंने, इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के एस की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। बस इतना लिख दोगे बेटा 5 नंबर इसका, और टोटल मिलाकर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना तो ऐसे आपको नंबर देगा। बस आपको सिर्फ संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कर देना है, नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको करना होता है संस्कृत का गद्यांश। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। संस्कृत गद्यांश हो गया, दूसरा टॉपिक है संस्कृत पद्यांश। पूरे 50 नंबर का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, सफलता टाइम मांगती है। तो देखो पद्यांश में क्या होता है, आपको हिंदी संस्कृत के किसी चैप्टर का पद्यांश दे दिया जाएगा। बेसिकली ये जो 7 नंबर है ना ये 100% फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उसी चैप्टर को आप पूरा पढ़ लो, हिंदी मीनिंग भैया पूरा श्लोक पढ़ लो, आपका 7 नंबर कंप्लीट। 1-2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिसमें है 1-2 श्लोक, उसको पढ़ लेना, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। जैसे ये देखो हमारा जो श्लोक है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही लिया गया है, देखो ध्यान से। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 2014, 15, 17, 19, 21, 22, 24 सब में आ चुका है, तो 26 में भी आएगा। अब देखो क्या कहा जा रहा है, विद्या विवादाय मतलब विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति और शक्ति परेशान पर पीडनाय दूसरों को सताने के लिए होती है। मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं ना, खलस्य जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति जो पावर होती है दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि साधो जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका विपरीत में ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है वो दूसरों को
विद्या जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, दानाय और धन दान के लिए, और चार रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। मतलब कहा जा रहा है जो मूर्ख लोग हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनकी विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि जो सज्जन पुरुष है ना, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले विद्या विवादाय ऐसे लिख देना, डॉट 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 करके, दानाय च रक्षणाय लिख देना। इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो दो दिया रहेगा, आपको करना एक ही है, क्वेश्चन उतारना नहीं है। अब आपको कौन सा करना है, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे ही पता चलेगा। अब सबसे पहले संदर्भ यहां पे भी लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से अवतरित है। भैया 2 नंबर कंप्लीट। मतलब आपको यहां पर भी पाठ का नाम ही लिखना है। आपको पद्यांश या श्लोक कोई एक ही लिखना है, मैंने दोनों लिख दिया है। आप लिख दीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से अवतरित है। एक चीज और याद रखना, जो सुभाषित रत्नावली चैप्टर है ना, इससे पद्यांश बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। अनुवाद कैसे करोगे भैया, तो अनुवाद हेडिंग डाल देना, 5 नंबर इसके लिए मिलता है। देखो, हिंदी अनुवाद, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी कि सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बस इतना लिख दो भैया, 5 नंबर ये भी कंप्लीट। यानी कि आपका टोटल 7 नंबर ऐसे एग्जामिनर दे देगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर आप हिंदी की कॉपी लिखना सिखा दीजिए, तो वो भी सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। हर मुश्किल से हम लड़ लेंगे, हर प्रॉब्लम को हम झेल लेंगे, लेकिन इस बार आपको टॉपर बनाएंगे। चलो भैया, ये भी हो गया 7 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो 14 नंबर हमने कंप्लीट किया है, पूरे 50 नंबर की ओर हम चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है इसमें हमारे इस लिस्ट में, वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। 2 नंबर आपको दिलाएगा। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों में मैंने 2 लिए हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें करना क्या होगा, आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। देखो फर्स्ट जैसे हमारा है, ध्यान से समझो, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब होता है, अर्थ आपको लिखना है स्वावलंबी होना, फिर वाक्य प्रयोग कर देना है। बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखो, विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। देखो, यहीं पे आपका जो क्वेश्चन था इस वाक्य में आ गया। वाक्य प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कर देना है। दूसरा देख लो, आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। अर्थ आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखो, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। बस इतना लिख दो भाई, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। मतलब कुछ है नहीं, बेसिकली बहुत सिंपल है, तो ऐसे ही आपको करना। 2 मैंने बता दिया, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूं। चलो अगला देखो भैया, अपठित गद्यांश पे हम लोग आ जाते हैं। 5 नंबर का ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, 5 नंबर, और इसको हम ऐसे मिस करेंगे नहीं। मतलब आपको करना क्या है, एक गद्यांश दे दिया जाएगा, जैसे ये आपको दिया गया है एक गद्यांश, देखो यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये गद्यांश जो है अपठित रहेगा, आपके चैप्टर में ये गद्यांश नहीं रहेगा। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे का खा गा करके, जैसे इसके लिए 2 नंबर ले लीजिए, इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 1 नंबर, ऐसे 1-2 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर टोटल। लेकिन इसके लिए करना क्या है, 5 नंबर के लिए आपको ये पूरा गद्यांश खूब ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर देना है। देखो ध्यान से समझो, पहले इसको पढ़ते हैं। यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ये मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। ठीक है मतलब जैसे ही
लोगों को लगेगा कि ये किसी काम के नहीं है ना, ये पैसे नहीं कमा रहे हैं, उनको फालतू मान लिया जाता है कि बस बैठे बैठे खा रहे हैं। और वृद्ध आदमियों को तो छोड़ो, आजकल जो जवान जवान लड़के हैं ना, यंग यंग यूथ यूथ बच्चे हैं, वो भी अगर कमा नहीं रहे ना तो उनके ही पेरेंट्स उनको ताना मारते हैं, तू बैठे बैठे खा रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा होता है। आज आपको व्यवस्था मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए, किसी लायक बन जाइए ना, नहीं तो अगर आप पढ़ लिए या नहीं पढ़े, ऐसे बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे ना, लोग आप ही के घर वाले कहेंगे तू कुछ करता ही नहीं है, तू क्या करेगा, जिंदगी बेकार है तेरी, मतलब इतने ताने सुनने पड़ेंगे ना। ये आप लोग ध्यान रखना, तैयार रहना उसके लिए। देखो कहा है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो देखो यहां पे लिखा है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस इतना लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। खा वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, आखिर क्यों वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं, तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, जब ये मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। या इतना ही लिख सकते हो आप, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट, यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। गा वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो देखो वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अगर मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो पहले कमाता था, अब वो नहीं कमा रहा है, शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है, उसको लोग फालतू कहेंगे, अनुपयोगी कहेंगे, घर के नजरों में बोझ कहेंगे, तो उसको कैसा लगेगा, यही चीज है, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर लिख देना है। देखो अब हम एक एक का आंसर लिखेंगे, पहले हम वही काम करेंगे, ये सत्य है, मतलब हमारे आप पठित गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है ये सत्य है, डॉट डॉट करके होती है, ऐसे लिख देना। अब का वाला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, 2 नंबर कंप्लीट। खा वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, तो देखो वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आते ही वे सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। वस्तुतः जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम हो जाता है तो वो समाज व परिवार की नजरों में बोझ हो जाता है, भले ही वो स्वस्थ क्यों ना हो। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। गा वाला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो वरिष्ठ नागरिकों को समाज व परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। 1 नंबर आपका ये भी हो सकता है, ये 1 नंबर का हो, ये 2 नंबर के हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सॉल्व कैसे करना है उस पर ध्यान देना है, बाकी हम आगे आगे देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारी लिस्ट में जो अगला टॉपिक है, क्या मैं आपको लिस्ट दिखा दूं, ये देखो लिस्ट में अगला जो टॉपिक है वो शब्द युग्म है, 2 नंबर का आता है। तो देखो शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा, आपको सही अर्थ चुनकर लिखना होता है। जैसे फर्स्ट है स्वर्ण सावर्ण, इसका सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। फर्स्ट है सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति, भैया यही सही होगा चौथा। स्वर्ण का मतलब सोना, सवर्ण का मतलब उच्च जाति, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा नियत नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा, निश्चित और भाग्य, आदत और भाग्य, प्रकृति और गणना, आदत और गणना। भैया नियत का मतलब निश्चित और नियति का मतलब भाग्य, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 मैंने बता दिया, आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, कमेंट करके बता दिया करो मेरे को, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हमारी लिस्ट में आता है अनेकार्थी शब्द। ये सब 2 नंबर के टॉपिक हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, लेकिन आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखो काल, काल को हम किन नामों से जानते हैं, काल को समय भी बोलते हैं, अकाल, मृत्यु, यमराज, मतलब आपको 2 ही लिखना है, मैंने 4 बता दिया। तीर, तीर को नदी का किनारा, तट, बाण भी बोलते हैं। बस भैया आपका 2 नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देख लो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है हमारा टॉपिक, ये देखो 2 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। जैसे देखो अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द चुनना है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो। जैसे फर्स्ट, गलत कार्य करने के लिए हठ करने वाले को क्या कहेंगे, एक शब्द में, स्वाग्रही, हठी, दुराग्रही या अनाग्रही। भैया जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे ना, उसको हम लोग बोलते हैं दुराग्रही, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। दूसरा, जो जीता ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अजय, अमर, अजर, अनंत। भैया उसको हम लोग बोलेंगे, जो जीता नहीं जा सकता उसको अजय ही बोलेंगे, जिस पर विजय ना प्राप्त किया जा सके, ठीक है। बस हो गया, ये भी टॉपिक हो गया बेटा। आगे बढ़ते चलो, अब अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है।
इसको हटाते हैं हम। ये देखो वाक्य संशोधन 2 नंबर का ये भी आता है, मतलब वाक्य में गलती होगी उसको सही करके लिखना है। अगला टॉपिक हम अपनी लिस्ट में आपको दिखा देते हैं। ये देखो वाक्य संशोधन है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य में कहीं गलतियां हैं उसको सही करके लिखना। जैसे फर्स्ट है रोटी मोहन ने खाई, नहीं किसने रोटी खाई? मोहन ने, तो मोहन सब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे। मोहन ने रोटी खाई, ये सही होगा, ये गलत है, ठीक है। दूसरा मेरा प्राण संकट में, नहीं बेटा मेरे प्राण संकट में है, ये सही होगा। तो ऐसे ही सही करके लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने रस छंद अलंकार वाले टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे रस को, फिर छंद को, फिर अलंकार को, ठीक है। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। चलो रस को सबसे पहले देख लेते हैं। रस, ठीक है। देखो रस में हमने करुण रस को लिया है। वैसे मैंने रस छंद अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। जितने भी रस है, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है, आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो करुण रस हमने लिया है, करुण रस को। तो देखो क्या होता है करुण रस? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है। देखो अलग अलग बुक्स में कुछ अलग टाइप के डेफिनेशंस भी दिए जाते हैं, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उदाहरण देखो क्या है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ऐसे आपको परिभाषा और उदाहरण लिख देना है बेटा, 2 नंबर आपके नाम हो जाएगा। अब हम छंद पे आते हैं। देखो और भी जो रस है उसको पढ़ना है, तो मैंने रस छंद अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है, जाकर देख लेना, 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छंद में मैंने चौपाई को लिया है। चौपाई क्या है? चौपाई नाम से स्पष्ट है, 4 पदों वाला। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब इसमें आपको मात्राओं को गिनना भी बताना है। तो चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब इसमें मात्राएं समान होती हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखो उदाहरण में हमने क्या लिखा है, देखो बंदो गुरु पदु पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। अब इसमें मात्राओं को गिनना हम सीखते हैं, बहुत इजीली सीखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। तो देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या रहेगा, जैसे बा के ऊपर बिंदी है, ठीक है, मात्राएं गिनना सीखते हैं। बा के ऊपर बिंदी है तो यहां पे 2 मात्रा होगी, 2 को ऐसे करेंगे। दा अकेला है 1 मात्रा, ये छोटा ऊ है। देखो मैंने गलती से बड़ा ऊ लिखा था, ये छोटा ऊ है, ठीक है। तो 1 यहां पे भी हो जाएगा। गा पर छोटा ऊ का मात्रा 1, रू गुरु है। रा पर छोटा ऊ का मात्रा 1, फिर ये भी 1 को हम एक ही की तरह लिखेंगे, ठीक है। ये पा अकेला 1, दा पर छोटा ऊ का मात्रा 1, 1 रा पर बड़ा आ का मात्रा है तो 2 लेंगे और गा पर बड़ा का मात्रा है 2 लेंगे। अब देखो 16 हुआ कि नहीं हुआ? देखो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 हो गया। सब में 16 होंगे। देखो इसमें सा पर छोटाऊ का मात्रा 1, रा पर छोटाऊ का मात्रा 1, चा पर छोटी का मात्रा 1, ये भी 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 1 1 1 1, ये भी 1 2 2। इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 इसमें भी है। उसके बाद में ये 1 रहेगा, ये भी 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। देखो इसमें चारू है, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, इसमें 2 लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 16 हो गया। इसमें देखिए 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 और रुज है, ठीक है। तो 1 ये छोटाऊ है, 9 10 11 12 2 14 और 2 16 इसमें भी रहेंगे। मतलब हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। तो ये आपका होगा बेटा चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अलंकार पे आ जाते हैं। अलंकार में हमने उपमा अलंकार को ले रखा है, ठीक है। सॉरी यहां पे यमक कर दीजिएगा, यमक अलंकार, उपमा गलती से लिख गया है, यहां पे रहेगा यमक अलंकार, ठीक है। देखो यहां पे यमक हमने लिखा है तो यमक ही रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक अलंकार को मैंने लिया है। देखो रस छंद अलंकार, अगर सारे रस सारे छंद सारे अलंकार को पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा।
वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अब देखो स्पष्टीकरण लिख देना, स्पष्ट कर देना कि आखिर क्यों यहां पे यमक अलंकार है। तो इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। देखो काली घटा, काले बादल का, घमंड घटा, घमंड घट गया। तो पहले घटा का मतलब बादल, दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। बस ऐसे लिख दोगे ना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो रस छंद अलंकार हमारी लिस्ट में इन तीनों को भी शामिल कर दिया गया, तीनों हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक है पत्र लेखन। तो इन सबको हम हटाते हैं और अपने पत्र लेखन वाले टॉपिक पर आते हैं। पत्र लेखन हमने जो लिया है ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, 6 नंबर का पूरे के पूरे आता है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं 6 नंबर। देखो हम पत्र लिखेंगे, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को एक पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। देखो कैसे लिखोगे, पहले आप लोग लिखो सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा। मैंने यहाँ पे गोंडा लिख रहे हैं, आप मेरठ से हैं तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जल बोर्ड वालों को पत्र लिख रहे हैं। फिर अपना विषय लिखो, भैया आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो। तो हमारा विषय जो है वो पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, हम जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय लिख दो और अपनी पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दो। देखो मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित, देखो आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब अपना थोड़ा प्रार्थना कर दो उनसे। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद बोल दो, दिनांक ऐसे लिख दो, डालना मत, दिनांक ऐसे लिख दो। भौदिये काखागा, नाम भी मत लिखना, बालेश्वरगंज गोंडा। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना था तो पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखो, विषय लिखो, महोदय लिखो, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, थोड़ा सा अनुरोध करो, धन्यवाद बोलकर निकल लो भाई। बस हो गया, 6 नंबर यहाँ पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी हो गया बेटा। अब हम चलेंगे अपने निबंध पे, और निबंध में आज हमने एक ऐसे निबंध को लिया है ना जो बहुत स्पेशल है। तो हमारा पत्र लेखन भी हो गया, लास्ट टॉपिक निबंध होगा 9 नंबर का। और निबंध लिखते समय आप किसी भी टॉपिक पर लिखें, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखें, चाहे आप आतंकवाद पे लिखें, या किसी पर भी, जनसंख्या वृद्धि पर लिखें। आपको रूपरेखा पहले डालना है, हेडिंग, प्रस्तावना और उपसंहार लास्ट हेडिंग जरूर होना चाहिए। आज हम बेसिकली लिखेंगे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। भारतीय समाज में जो स्त्रियां हैं, वुमेन्स हैं, उनकी स्थिति क्या है उस पर निबंध लिखेंगे, 9 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी निबंध लिखो ना, सबसे पहले आप रूपरेखा, एक रूपरेखा बनाओ कि आपको इस निबंध में कौन कौन सा हेडिंग डालना है। फर्स्ट हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, आपको प्रस्तावना हेडिंग जरूर डालना है। फिर दूसरा होगा भोग्य वस्तु के रूप में नारी। तीसरा सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। चौथा उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। और 5वां उपसंहार। ये और ये हेडिंग जरूर होना चाहिए हर एक निबंध में। बाकी जो हेडिंग है वो निबंध से रिलेटेड हेडिंग्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको मैं बता रहा हूं ताकि इसको समझो। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग है तो प्रस्तावना पहले लिखेंगे और इसमें लिखेंगे, यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए तो स्त्री पुरुष उसके 2 पहिए के समान है। स्त्री व पुरुष दोनों का सचल और सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो समाज रूपी गाड़ी का संचालन कठिन हो जाएगा। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वो नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नति बनाने का प्रयत्न करे। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को भलीभांति समझा था, जिससे उस समय नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था।
सीता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पवित्रता, गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषियों ने इस देश की भूमि को अपनी क्षमता से महिमा मंडित किया था। इनका नाम लेते ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस समय भारत का आदर्श था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे आपको देखो, जो आपको आता है वो लिखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बेटा कि आप यही जाकर उठाकर लिख दो। थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखोगे, नंबर मिल जाएगा। दूसरा हेडिंग हमारा क्या रहेगा? हमारे इस रूपरेखा में जो दूसरा हेडिंग है वो है भोग्य वस्तु के रूप में नारी। तो यहाँ पे भोग्य वस्तु के रूप में नारी हेडिंग डालेंगे और हम लिखेंगे, ठीक है? ऐसे आपको भी लिखना है। देखो, समय के साथ साथ समाज परिवर्तित हुआ है, कई रूढ़ियों हमारे समाज में प्रचलित हुई और नारी का महत्व कम होना शुरू हुआ। स्त्री देवी ना रहकर विलासिता की वस्तु बनने लगी। स्त्री के प्रति श्रद्धा कम होती चली गई। विदेशियों के आगमन से इस प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि नारी घर की चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई। उसे न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहा और ना ही बोलने का। स्त्री का पुरुष के किसी भी काम में हस्तक्षेप करना अपराध माना गया। वो पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। स्त्री के लिए हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, ठीक है? तीसरा हेडिंग देख लो बच्चों। तीसरा हेडिंग हमारा जो है वो रहेगा सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। देखो, 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक आंदोलन आरंभ हुए, समाज में एक जागृति आई। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया। साथ ही नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया और उसके बंधन शिथिल होने लगे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। नारी समाज में जागृत आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार की संवैधानिक समता नारी को संभवतः पहली बार मिली, ठीक है? अगला हेडिंग हमारा जो रहेगा वो देखो क्या है, ध्यान से समझ लो। वो है उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। आजकल नारी जो है, महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देखो, ये ठीक है कि नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किंतु ये सुधार अभी तक अपेक्षित नहीं कहा जा सकता। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रामीण समाज में भी स्त्री शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई है। आशा है कि कुछ ही समय में भारत के सभी बालक और बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर साथ चलेंगे। और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ठीक है? चलो इस हेडिंग को भी देख लेते हैं। ये हेडिंग हर एक निबंध में डालना जरूरी है। देखो, उपसंहार, नारी के विकास के बिना ये समाज अधूरा है। जैसे पत्नी पति की अर्धांगिनी है, ठीक उसी प्रकार नारी समाज संपूर्ण समाज का आधा हिस्सा है और आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा शरीर रोगी तथा अविकसित रहता है। यदि पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है, यदि पुरुष में पौरुष है तो नारी में ममता और है, अर्थात किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से कम नहीं है। वो पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिमरणीय, ठीक है, आभिमरणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय नारी की इसी महिमा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। अंचल के सुकुमार फूल को वो यूं देख रही है, फूट पड़ी हो धार दूध की ज्यों ही भरे नयन से। वीर धनी विद्वान ग्राम का नायक विश्व विजेता, अपनी गोदी बीच आज वो क्या क्या देख रही है। नारी के लिए उन्होंने लिखा है, अतः आज नारी की गरिमा के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। बस ऐसे आपको लिखना है। मैंने जो हेडिंग बताया था ना, एक एक करके सारे हेडिंग डाल देना, अच्छे से लिख देना, नंबर आपको पूरे 9 में 9 मिल जाएंगे। तो भैया आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने पूरा जो हिंदी है ना वो एक ही वीडियो में आपको बता दिया, मतलब 13 के 13 टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में आज आपको पढ़ा दिया। आई होप कि आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके होंगे। आगे भी मैं आपको ऐसे ही क्लासेस देता रहूंगा भैया। तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।